नमस्कार। डीजीएनए न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की सरकार इन दिनों माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत शिवराज सरकार की मंशा के अनुरूप इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार राशन माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा है। न केवल 13 राशन की दुकानों को सस्पेंड किया गया है, बल्कि 3 आरोपियों को चिन्हित करके, पहचान करके उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। खाद्य नियंत्रक के पद पर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी की मिलीभगत पाए जाने के कारण उन पर 420C का मुकदमा लगाया गया है। सस्पेंड पहले ही कर दिया गया था। लाखों किलो अनाज की हेराफेरी सामने आई है। अगर मैं रुपए में बात करूं तो 1 रुपये किलो में मिलने वाला ये अनाज 80 लाख रुपए की कीमत रखता है। जब ये अनाज बाजार में जाएगा और 1 रुपये किलो में मिलने वाला अनाज 15 और 20 रुपये किलो में बिकेगा या उससे ज़्यादा में बिकेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घोटाले की राशि क्या होगी। 52,000 उपभोक्ताओं का राशन ये माफिया डकार चुका है और ये शुरुआती कार्रवाई है। कल्पना कीजिए कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरीके से सघन जांच हो, बारीकी से जांच हो, तो कितने करोड़ हितग्राहियों का राशन ये माफिया निगल चुका होगा। अगर पूरी बारीकी से इस अभियान को पूरे मध्य प्रदेश पे लागू किया जाए तो करोड़ों टन अनाज की हेराफेरी सामने आएगी और फिर समझ में आएगा कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रह जाते हैं, हम हंगर स्ट्राइक में, हंगर रेट में पीछे क्यों चले जाते हैं और गरीबों का मुंह से निवाला छीनकर कौन अपनी कोठियां बना रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण पटेल हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम हैं और वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। जयश्री जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में पहली बार राशन माफिया और उस पर कार्रवाई का जो मामला सामने आया है, ठीक है, भू माफिया है, खनन माफिया है, आबकारी माफिया है, शराब माफिया, बहुत तरह तरह के हम माफियाओं की बात सुनते थे, लेकिन जो गरीबों से बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ा हुआ विषय है, राशन की दुकान और राशन और 1 रुपये किलो पे मिलने वाला राशन, प्रधानमंत्री योजना के तहत आने वाला राशन, उस पर भी ये माफिया डाका डाल रहा है। यानी कितनी भयावह स्थिति है। जी, बहुत ही मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि एक कमर्शियल कैपिटल है प्रदेश का, वहाँ पर खुलेआम ये डकैती, ये डाका मतलब गरीबों के अनाज पर चल रहा है। और देखिए, कौन नहीं जानता कि पूरा पीडीएस सिस्टम जो है वो एक तरह से लचर और एक किस्म का फेल्यूर सिस्टम बना हुआ था इतने सालों से। तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भाई ये जो काम है ये रेगुलर होना चाहिए था। नियमित सरकार, प्रशासन, किसी की भी सरकार हो, उसमें ये नियमित काम होना चाहिए कि क्या गरीबों तक जो भी घोषणाएं, चुनावी घोषणाओं से जो बातें तय हुई है कि 1 रुपये किलो का अनाज, 1 रुपये किलो गेहूं, और केंद्र सरकार भी भेज रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो फूड कंट्रोलर है वो उसमें मिलीभगत में है, वो फोन पे बात कर रहा है लगातार। जी, अमीना जी, जब छापे पड़ रहे तब मीना वहां से एक मुख्य आरोपी दवे के साथ चर्चारत थे। जी, तो ये ये जो सारा दृश्य है, ये इस बात को बता रहा है हमें कि पूरा पीडीएस सिस्टम जो है, देखिए पहले कहा कि भाई बायोमेट्रिक तरीके से मिलेगा, अलग अलग डिजिटल हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हमने लगातार पिछले 10-15 सालों में सुनी है कि पूरे पीडीएस सिस्टम को बहुत मजबूत करने के लिए हर सरकारों ने अलग अलग किस्म की तैयारियां की, अलग अलग किस्म। लेकिन आप देखिए कि जो कंट्रोलर है वो इस तरह से व्यवहार करता है गरीबों के साथ कि वो बहुत बड़ा कोई उपकार कर रहा है उनको अनाज देकर। यानी ऑफिशियली भी अपन देखें तो वेबसाइट पे देखें तो आपको पता चलता है कि 13 तारीख से भाई 25 तारीख तक ही अनाज मिलेगा, कुछ इस तरह की चीजें या घोषणा है उसमें। तो ऐसा क्यों होना चाहिए?
ये पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है और ये जो ड्राइव इन्होंने आज किया है इसको नियमित करने की ज़रूरत है। एक बार काम करके ये काम नहीं चलेगा और ये दुकानें जो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, वहाँ का पार्षद, वहाँ के दोनों ही दल, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उनका भी ये काम है कि वो देखे कि उनके यहाँ पर पीडीएस सिस्टम क्या काम कर रहा है। मेरा तो निवेदन है शिवराज सिंह चौहान से, उनकी पार्टी से जो सरकार में है, सत्ता में है अभी, कि वो अपने जनप्रतिनिधियों को इस स्तर पे एक उनका रिपोर्ट कार्ड बनाए कि अगर पीडीएस सिस्टम आपके यहाँ पर फेल है, उसका एक मॉनिटरिंग होना चाहिए। जैसे जो उसमें समस्या ये है कि जो राशन वाले हैं, जो कंट्रोल की दुकान लेते हैं, वो ज्यादातर राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। किसी ना किसी, जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के आदमी को राशन की दुकान मिल जाती है। जी, ये तो हम सालों से देख रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये राशन की दुकान वाला इतना 2-5 सालों में इतना बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमने लगता है। आप अगर उसकी आप नज़दीकी से आप देखते हैं, आप पता लगाते हैं तो। और राशन ब्लैक में बिक रहा है, ये भी सबको मालूम है। हमेशा उनकी मिलीभगत है राजनीतिक तौर पे। तो गरीबों का भला कहाँ हो रहा है? सरकारें इतनी घोषणाएं पर करने इस के तरह की बाद भी, मुहिम से निश्चित रूप से थोड़ी सी आशा जागती है। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये सरकार को, प्रशासन को ये नियमित मुहिम, एक पारदर्शिता और एक वो नंबर अलॉट करे गरीबों को भी कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बताएं कि आपके साथ आपको राशन उपलब्ध नहीं। इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है। जो अभी हुआ है वो सतत प्रक्रिया में रहे। नारायण पटेल जी, आपकी सरकार को मुबारकबाद। शिवराज जी के नेतृत्व में उनकी सरकार रहते हुए काम हो रहा है, निश्चित रूप से अच्छा काम है। लेकिन मेरे मन में एक सहज सवाल ये आ रहा है कि जो काम वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह ने किया, इसके पहले 15 साल तक आपकी सरकारें रहीं, कई कलेक्टर आए, कई फूड कंट्रोलर आए, कई फूड ऑफिसर्स आए, इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि शिकायत तो लंबे समय से मिल रही है। आप तो जनप्रतिनिधि, आप तक भी आती होंगी कि साहब बराबर राशन नहीं मिलता या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। कई बार कह दिया जाता है कि आया ही नहीं, शक्कर आई नहीं, और उपभोक्ताओं को भगा दिया जाता है। या जब भी राशन की दुकान पर महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं पहुँचती हैं तो मालूम पड़ता है कि साहब ताला ही लगा हुआ मिलता है। ये सिस्टम इतना लचर क्यों होता गया? और इतने सारे कलेक्टर, इतने सारे फूड कंट्रोलर, इतने सारे फूड ऑफिसर आए और चले गए, क्या सबकी मिलीभगत है? नहीं, मेरा ये कहना है कि इस वक्त कोरोना काल में एक विशेष परिस्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने 42,000 इंदौर के परिवारों को राशन मुहैया कराया। उस राशन की जानकारी आम उपभोक्ताओं को या गरीब परिवारों को, कईयों को नहीं थी। उसका लाभ भी इन माफियाओं ने और ये जो अधिकारी हैं जो संलिप्त पाए गए हैं, इनने उठाया। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से हमारे इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी ने और प्रशासन ने पूरी टीम बनाई, एसडीएम की टीम बनाई, इसकी जासूसी की और ये चीज़ पकड़ी कि 12 दुकानों पर इस प्रकार का काम हो रहा है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसकी 15 दुकानें थी, आज 12 दुकानें हैं। उनको चिन्हित करके कार्रवाई जिस प्रकार से की गई, वो बधाई के पात्र हैं। और मेरा ये कहना है कि ये कानून के ही दुश्मन नहीं है, ये समाज के भी दुश्मन है। ऐसे लोगों को सर्वत्र इनकी निंदा की जानी चाहिए और समाज से इनको बहिष्कृत करना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे गरीबों को टैक्स पेयर का पैसा जिस प्रकार से ये बदनाम करते हैं। और बायोमेट्रिक की जहाँ तक बात है, बायोमेट्रिक प्रणाली लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी, लेकिन इन्होंने बायोमेट्रिक प्रणाली को भी बाईपास करने के लिए राशन को बदला, अच्छी क्वालिटी का गेहूँ निकाला और खराब क्वालिटी का गेहूँ दे दिया। और वही बायोमेट्रिक प्रणाली से उनको, आम उपभोक्ताओं को पता नहीं कि ऐसा ही गेहूं आया होगा या ऐसा ही चावल आया होगा, या ऐसी काली शक्कर आई होगी, पतली शक्कर आई होगी, वो ले गए। तो वो बायोमेट्रिक प्रणाली को भी बाईपास करते हुए इन्होंने उसमें उस लूप होल्स का, क्योंकि ना केवल गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, शक्कर मिलती है, नमक मिलती है, घासलेट मिलती है, साबुन मिलती है। और ये जो भरत दवे, श्याम दवे पकड़ाए थे, ये तो अपना दूसरा सामान भी उस राशन की दुकान से, अपनी ब्रांडी का सामान भी बिकवाते थे कि नहीं यही साबुन खरीदना पड़ेगी, यही आपको, बाकी जो मसाला है ये अपने मसाले बिचवाते थे कि भाई दाल वगैरह तो यहाँ से मिल रही है आपको, लेकिन मिर्ची, तेल, घी, चाय की पत्ती, ये सब आप हमारी खरीदो। एक तरह का नेक्सस बन गया। और ये इतने दिन तक सरकारें क्या करती रही? ठीक है, आज आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन ये भी तो एक मेरा सवाल अभी भी अधूरा है कि इतने सालों में इतने सारे अधिकारी आए, अगर उसकी जांच की जाए, उसको देखा जाए, तो मालूम पड़ेगा कि एक बहुत ही गंभीर किस्म की लापरवाही बरती गई है पिछले कई सालों में। तंत्र का की कमियां तो रही है हमारे देश में, आज़ादी के बाद से रही है।
और अनेक घोटाले और अनेक अपराधी पकड़े भी जा चुके हैं और कई बच के भी निकल जा चुके हैं। कानूनी पेचीदगियों के कारण से वो बच जाते हैं, पर मेरा ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कहता हूँ कि हमारे शिवराज जी की सरकार प्रदेश की इस काम में मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ अपराधियों, माफियाओं और इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के साथ कड़ाई से पेश आएगी और समाज को इनसे छुटकारा दिलाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। संतोष सिंह जी, ये तो कम से कम ऐसा मुद्दा है जिसमें आपको शिवराज सरकार को आप बधाई देंगे कि भाई अनाज माफिया के खिलाफ, राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें आरोपी में, उनके जिन लोगों के साथ चित्र सामने आए हैं, जिन लोगों के साथ उनकी संलिप्तता पाई गई है, वो भी कुछ चौंकाने वाली है और आपके लिए थोड़ा सा दबाव बनाने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी माफियाओं को बचाने के अभियान में समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये विचार किया है कि यदि गरीबों के हित में कोई चीज़ या कोई योजना बनी है तो उसका लाभ गरीबों को ही मिलना चाहिए। उसके बीच में यदि माफिया उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी सदैव उनके प्रति कार्रवाई की पक्षधर रही है। और जैसा कि आपने पिछली हमारी थोड़े ही दिन की जो सरकार चली, हमारी 1.25 साल की सरकार, उसमें कमलनाथ जी के दृढ़ निश्चय को आपने देखा होगा कि माफिया के विरुद्ध हमने किस प्रकार की कार्रवाई की। तो निश्चित रूप से शिवराज जी की सरकार द्वारा अभी जो कार्रवाई हुई है यह सराहनीय है, लेकिन यह निश्चित है कि ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज बनकर न रह जाए कि केवल कि कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की तो हमें भी दिखावे के लिए कुछ करना होगा। क्योंकि आखिर यही तो माफिया पिछले 15 वर्ष में शिवराज सरकार में पनपा था, जो कि आपने विभिन्न घोटालों के द्वारा देखा, चाहे वो मध्याह्न भोजन घोटाला हो, दलिया घोटाला हो, चाहे रेत उत्खनन घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला, तमाम तरीके के ई टेंडरिंग घोटाला हो, सिंहस्थ घोटाला हो। ये सब घोटाले किसके कार्यकाल में हुए? पूरा प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है कि शिवराज सरकार अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार मध्य प्रदेश में रही है, जिसमें मुख्यमंत्री लड़ रही है। अब तो मेरी बात आप देखिए कि सारे मेरी बात ये कह रहा है, मैं सुन रहा हूं, लेकिन शिवराज जी तो कह रहा है कि गाड़ दूंगा माफिया को। मेरी बात वही पूरी हो जाने दीजिए। तो मैंने ये कहा कि ऐसा भी था कि उस समय जो दामन पे छींटे थे वो मुख्यमंत्री के भी लगे थे, चाहे वो डंपर घोटाले के मामले में रहे, चाहे व्यापम घोटाले के मामले में रहे, और लोग तो यहां तक कि कहते थे कि नोट गिनने की मशीन मुख्यमंत्री के निवास पर लगी हुई है, यहां तक की भी बातें सामने आई। तो मैं समझता हूं कि पब्लिक में जो परसेप्शन बना था उसी के कारण वो चुनाव हारे थे 2018 का, और इसी के कारण कमलनाथ की सरकार आई थी। तो कमलनाथ सरकार ने सबसे पहले माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की जो सराहनीय कार्रवाई की थी उसका स्वागत पूरे देश में हुआ था। मैं समझता हूं कि अगर उसी पहल को शिवराज सरकार लगातार जारी रखेगी तो हम तो हर माफिया के विरुद्ध कार्रवाई का पुरजोर समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जहां तक शिवराज जी ने कहा कि मैं गाड़ दूंगा, ये तो पहली बात तो उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं कि ये केवल लोक लुभावन एक दिखावे की भाषा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं गाड़ दूंगा, काट दूंगा। ये भाषा मुख्यमंत्री के रूप में शोभा नहीं देती। मैं कहता हूं कि जमीन पर वास्तविक कार्य करिए और छोटी मछलियों की बजाय बड़ी मछलियों को भी जब शिकंजे के पीछे किया जाएगा तब असली घोटाला रुकेगा। मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि श्योपुर जैसा जिला कुपोषण में नंबर 1 बना रहा, नेशनल हंगर इंडेक्स में मध्य प्रदेश आज भी इतने निचले क्रम पर है। तो आखिर क्या कारण है? कहीं ये घोटाले के कारण जो माफिया गरीबों का हक खाते रहे, कहीं उसके कारण तो कुपोषण में नंबर 1 नहीं है। संतोष जी, जो सबसे पहला माफिया अनाज का पकड़ाया गया मऊ में, मोहनलाल अग्रवाल, वो तो आपकी पार्टी का घोषित पदाधिकारी था। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कमलनाथ जी ने ये नहीं देखा जब कार्रवाई की कि किस पार्टी का कार्यकर्ता या किस पार्टी से संबंधित है। कई माफिया, मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं करी भाजपा के मेरी बात पूरी नहीं। मैं कह रहा हूं कमलनाथ जी ने पहल शुरू कर दी थी कि माफिया चाहे जिस पार्टी का हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या समझते हैं? संरक्षण पाने की कोशिश माफिया द्वारा कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में की गई, लेकिन हमने उन्हें संरक्षण नहीं दिया और हम यही अपेक्षा शिवराज सरकार से भी करते हैं। नारायण पटेल जी, मैं इनसे जवाब आपका लूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि जो फेस सेविंग कार्रवाई है, ये आपको क्या लगता है? फेस सेविंग कार्रवाई होती तो पूरे प्रदेश भर में जिन माफियाओं के और अपराधियों के मकान, जो अवैध संपत्तियां और अवैध ज़मीनों पर बनाए गए हैं, वो तोड़े नहीं जाते। मैं संतोष भाई की बात से असहमत इसलिए हूं कि मैं चाहता था कि ये जो डिबेट आज की है, हम सामूहिक रूप से सर्वसम्मति से इन समाज विरोधियों का विरोध करें और उनके विरोध में बात करें। लेकिन इन्होंने राजनीति शुरू की है, तो मैं इनको एक ही बात कहूँगा कि जिनका नेतृत्व जमानत पर है, जिनका राष्ट्रीय दामाद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है,
जिन्होंने महात्मा गांधी की, उसका नहीं, मध्य प्रदेश के विषय की बात मैं है। मध्य प्रदेश की बात नहीं, आप शिवराज जी ने कहा, राष्ट्रीय विषयों पर जाएंगे, आपने शिवराज जी पे राष्ट्रीय आरोप विषयों पर लगाया, जाएंगे तो मैं ये खुलासा करूंगा कि तड़ीपार कौन है, शिवराज जी पर कौन रहा आरोप तड़ीपार, नहीं साबित हुआ, लेकिन आपके नेता, आप आपके राष्ट्रीय बड़े विषयों पर जाइए, वरना नेता जमानत पर हैं। तड़ीपार की अपन बात करें तो आपको बुरा लगेगा। तड़ीपार कौन सा पूरा देश जमानत जानता पर है, हैं और कागज पर और तड़ीपार आपका था। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में तंत्र मिला हुआ है, और ये जो दवे हैं, और मोहनलाल अग्रवाल है, दोनों कांग्रेस के पदाधिकारी और सज्जन वर्मा जी के साथी रहे हैं, और ये अगर पकड़ा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए आप आरोप लगाकर विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं, ये समाज विरोधी लोग हैं, और आपने शिवराज जी की और कलेक्टर मनीष सिंह जी की इस मामले पर तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप बताइए, नहीं है क्या सामाजिक समरसता प्रमुख? लेकिन जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, निश्चित RSS के गणवेश में कच्चा फोटो नहीं चिट्टा, है? और आप तो इस RSS महात्मा के गांधी गणवेश में फोटो दिखा दूंगा मैं आपको। गांधी का सरनेम तक चुराने वाले लोग जिस चरखे को, ये बिना आधार की, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जो भी बात कही वो संदर्भ की बात थी, और ये संदर्भहीन बात कर रहे हैं। संतोष जी, चाहे सच्ची बात तो संदर्भहीन लगेगी ही आपको। प्रमोद के संबंध किससे हैं, भरत यादव के संबंध किससे हैं, ये एक अलग विषय है और ये हमारी बहस का विषय नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रमोद आरएसएस के समरसता प्रभारी थे विवेकानंद नगर के, आप कह रहे हैं कि वो सज्जन वर्मा के खास थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपराधी है, और मैं ये समझता हूँ कि अपराध को अपराधी पर कार्रवाई होना चाहिए। जयश्री जी, इस पूरी बहस को थोड़ा सा हम वापिस उसी पे लाए, राशन माफिया के ऊपर, कि मध्य प्रदेश में आज आदिवासी, बड़ा एक भारी आदिवासी समुदाय हमारे बीच में रहता है जो पीडीएस सिस्टम पर जिंदा है। मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले करोड़ों लोग इस बात पर निर्भर हैं कि राशन की दुकान पे जो राशन आता है उससे उनके घर का चूल्हा जलता है, उससे उनके घर का पेट भरता है। आज अगर ये सिस्टम की अब ज़रूरत हो गई, ये जो पोल खोली है, मनीष सिंह ने जो पोल खोली है इंदौर कलेक्टर ने, उसके बाद मुझे लगता है कि इस पर एक पूरा व्यापक तौर पर काम होना चाहिए। और पिछले कई सालों में जो खाद्य नियंत्रकों की या खाद्य विभाग की भूमिका रही है, चाहे उसका मंत्री हो चाहे उसका प्रमुख सचिव हो, उन सबकी भी इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तकरीबन 1,86,00,000 के लगभग पीडीएस सिस्टम के हितग्राही हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो कोरोना के बाद जो श्रमिक वापस मध्य प्रदेश में लौटे हैं और काम की जो कमी है, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएल के जो कार्डधारी हैं वो भी, और तमाम चीज़ों का एक रिव्यू होना चाहिए। और तकरीबन क्योंकि बहुत खाद्यान्न हमने देखा है कि पिछली बार भी पीएमओ से डायरेक्शन के बाद खाद्यान्नों पर जो भंडारण थे उन पर कार्रवाई हुई, तो बहुत खाद्यान्न निकला है वहाँ पर भी गलत तरीके से या अवैध तरीके से रखा हुआ, कालाबाजारी वाला। तो ये पूरे सिस्टम को लेकर शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनका अब इंदौर को एग्जाम्पल रखते हुए आगे इस कार्रवाई को बढ़ाते हुए उसका एक व्यापक तौर पर एक पूरा नया सिस्टम हो, कैबिनेट अलग से मीटिंग बुलाई जाए और उसको पूरे हितग्राहियों का फिर से एक रिव्यू हो, नए हितग्राही बनाए जाएं। और जिस तरह से इनके पास ब्लॉक लेवल पर बीजेपी के पास एक्टिव लोगों की एक लंबी फौज है, एक अपना ऑर्गेनाइज कैडर है, तो बहुत आसान है अगर इस सिस्टम को हम मजबूती दे सकें। जिस तरह से इंदौर स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 है, मैं तो चाहूँगी कि गरीबों के हक के लिए जो पीडीएस सिस्टम है उसमें भी नंबर 1 अपना एक एग्जाम्पल इंदौर के माध्यम से सेट हो, मध्य प्रदेश से सेट हो। क्योंकि जो भ्रष्टाचार उस गरीबों के अनाज में हो रहा है उसके लिए तो सख्त से सख्त जो भी कानून है वो कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा और तमाम जो राजनीतिक संरक्षण की बातें हैं या तमाम जो कंट्रोल्स की दुकानें उन लोगों को दी हुई है उसको पूरी तरह से निलंबित करते हुए नए सिरे से। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को एक स्पेसिफिक दुकानों पर ही क्यों मिलेगा। गांव में हम देखते हैं, झाबुआ में, अलीराजपुर में चुनाव के दौरान हमें हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए ये शिकायत मिलती है कि जब हम 10 किलोमीटर जाते हैं दूर तब हमें अनाज मिलता है, या 5 किलोमीटर जाने के बाद मिलता है, 10 किलोमीटर दूर जाने वालों पड़ता है कि दुकान नहीं खुली है। मेरा तो ये कहना है कि पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त करके एक नए सिरे से जहाँ एक नॉर्मल दुकानें हैं उन दुकानों के साथ उनको कंपलसरी किया जाए कि आपको ये पीडीएस सिस्टम इसी तरह से देना है और इसी तरह से बटना है और बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग। और जिस तरह से कोरोना काल में घर पहुंच सेवा हुई, वैसे भी करने का एक प्रावधान होना चाहिए कि घर पे पहुंच जाए। लेकिन संतोष जी को ये क्यों लगता है कि मतलब उस पर कोई मेहरबानी है? सवा साल की आपकी जो सरकार रही, कम समय होता है, लेकिन सवा साल की सरकार के अंदर स्वास्थ्य, हाईकोर्ट ने कहा था कि स्वास्थ्य समूह से दलिया बंटवाया जाएगा या उनसे दलिया बनवाया जाए, लेकिन दलिया वो निजी सेक्टर में ही बनता रहा। आपके शासनकाल में भी कुछ नहीं हुआ।
शिवराज जी के समय ये व्यवस्था बनी, लेकिन आपके शासनकाल में भी वही व्यवस्था होती रही। फिर आज आप कुपोषण का मुद्दा उठाने लगते हैं कि साहब मध्याह्न भोजन में, दलिया वितरण में ये सब हुआ, लेकिन आपने भी तो 1.25 साल में उस सिस्टम को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने हमारी किसान कर्ज माफी हमारी पहली प्राथमिकता थी, उसके साथ ही तमाम जनहितैषी योजनाएं लागू करना शुरू की थी, और जहां तक गरीब है वो हमारी प्राथमिकता थी। तो निश्चित ही इस मुद्दे पर आते, लेकिन इसके बीच में हमारी सरकार गिरा दी गई, वो सभी को मालूम है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी नारायण पटेल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जनहितैषी योजनाएं बनाती रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि विदिशा जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया था, तो ओपन डिफेकेशन फ्री, तो वो केवल एक झूठा आंकड़ा था, और उसके बकायदा पूरे पेज के विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने दिए थे, शिवराज सिंह सरकार ने। और जब हम 2018 के चुनाव के पूर्व वहां पर फिजिकल जांच करने गए तो हमने देखा कि वहां, और एक गांव की जांच नहीं की थी हमने तमाम गांवों की जांच की थी, और जिसमें देखा था कि लगभग 70% घरों में शौचालय नहीं था। वो एक बहुत बड़ा घोटाला था जो शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद संबल जो योजना थी, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से ओबलाइज किया जा रहा था, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, वो एक बहुत बड़ा घोटाला था। तो मैं तो ये साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि हमने जनता के बीच ये बात पहुंचा दी थी, और जनता को ये बात पता थी, तभी उनकी सरकार को हटाया गया। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे भी इसी तरीके के घोटालों को जारी न रखें। आज की सरकार ये सुनिश्चित करे। कार्यकाल का जवाब 28 विधानसभा के उपचुनाव में जनता ने दे दिया। देखिए, और हमारी नीतियों को जो 15 साल से चली आ रही थी उसको इंडोर्स कर दिया। 2018 के चुनाव में आपकी पराजय क्यों हुई थी बताइए ना। हमें तो 5 साल के लिए बहुमत मिला था, शिवराज जी की सरकार ने काम किए, जो गड्ढे भरे थे, मिस्टर बंटा ढार का जो दाग या मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जो दाग लगा था, उस पे उन्होंने जो 15 वर्षों के शासन के बाद भी, शिवराज सरकार के 15 वर्षों के शासनकाल के बाद भी मध्य प्रदेश की तुलना बिहार और झारखंड से होती है। और ये नीति आयोग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार के नीति आयोग ने कहा है कि झारखंड और बिहार के बाद तीसरे नंबर पर नीचे से मध्य प्रदेश है। आप मेरी बात कर सकते हैं कि 3200 मेगावाट बिजली बनती थी मध्य प्रदेश में, आज 18,500 मेगावाट बिजली बनती है। 7,500 हेक्टर भूमि, 7.5 लाख हेक्टर भूमि पे सिंचाई होती थी, आज 40 लाख हेक्टर पे सिंचाई होती है। ये आपकी किस्मत थी, 42 लाख ये आपकी किस्मत थी। होता है धान होगा, आज 1 करोड़ 25 लाख आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं, और आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये आपकी किस्मत थी। 60 लाख टन खरीदा और हमने 1 करोड़ 29 लाख टन पटेल साहब, इसका जवाब मेरी बात सुनिए। बात कर रहे हैं पटेल साहब, बिल्कुल आंकड़ों सहित मैं बता रहा हूं। आप बिजली के उत्पादन की बात कर रहे हैं। देश को बीमारू राज्य से उन्नत राज्य बनाया और 5 साल तक लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार इसी शिवराज जी की सरकार ने प्राप्त किया। मेरी बात सुनिए, तो आपका नीति आयोग क्यों कह रहा है कि बिहार और झारखंड को मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर? नीति आयोग नहीं कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और हमारा नीति आयोग, हमारी केंद्र सरकार थोड़ा पढ़ा कीजिए पटेल साहब, थोड़ा पढ़ा कीजिए नीति आयोग का आंकड़ा, थोड़ा देखा कीजिए। और कृषि कर्मण जो पुरस्कार मिला है ना, वो उत्पादन के लिए मिला है, लेकिन उसके बाद किसानों को जो मूल्य नहीं मिल रहा ना, उसके पीछे जवाबदार कौन है? बेसिक सुविधाएं देना, ये जो मंडियों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, ये जो मंडियों को खत्म करने की, सुनिए, ये बेसिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। मुझे लगता है दोनों थोड़े से विषयांतर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि राशन माफिया जिस तरह से पनपा, वो कोई एक दिन में नहीं बन पाओ। निश्चित रूप से पिछले 1.5 दशक में पनपा है। नहीं, सिर्फ 1.5 दशक क्यों बोल रहे हैं आप? ये राशन माफिया अगर हम बात करें तो एक 30-40 साल में पनपा है। जिस प्रकार से संरक्षण, जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को माफिया बनाया। जिस प्रकार संरक्षण दिया गया, कांग्रेस के नेता बताइए ना कौन है? ये मोहन अग्रवाल कौन था? मोहन अग्रवाल जो भी नेता होगा उसमें कार्रवाई हो रही है। आपके 1.25 साल की सरकार में मोहन अग्रवाल में केस क्यों नहीं दर्ज किया और आपने क्यों नहीं पकड़ा उनको? मेरी बात सुनिए, जो नेता आपका अपना था, ये दबे था, ये क्यों नहीं पकड़ा? इस दबे किसी की मदद नहीं की कांग्रेस ने, और ये क्यों नहीं पकड़े? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों पकड़े जा रहे हैं? बड़े लोगों पर जिन पर कार्रवाई हुई है, आपकी सरकार में आते से उन गुंडों के मकान बनना शुरू होकर बातें कर रहे हो। आपके मकान तोड़ दिए गए, मैं नाम लिखा दूंगा, मैं आपको नाम दे दूंगा। और कर्ज माफी की बात करते हो, कर्ज माफी में लग दूंगा कि जिन गुंडों के झूठा वादा करके धोखा दिया है, उसका जवाब 28 उपचुनाव में जनता ने आपको दे चुकी है। पटेल साहब सुनिए, जिन गुंडों के मकान तोड़ दिए गए थे कमलनाथ सरकार के, उनके मकान फिर से बनने लग गए हैं। और कलेक्टर साहब मांगेंगे तो मैं सूची सौंप दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? गुंडों की संरक्षण करता है सरकार, हमारी सरकार की बराबरी करेगी कमलनाथ सरकार की साफ नियत की। सबूत सही शिकायत करिए। बिल्कुल, और किए मैंने शिकायत की है, लेकिन हमारी बातें सुनी नहीं गई। आगे भी शिकायत करूंगा मैं, आगे भी शिकायत करूंगा मैं। जयश्री जी, ये पूरे बहस को थोड़ा सा आप ही हैं जो इस बहस को इस विषय पे ला पाएंगी, क्योंकि ये तो कांग्रेस भाजपा के सीमित दायरे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। राशन माफिया का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि
हमारा जो संतोष गौतम की इस बात से मैं पटेल साहब सहमत हूँ कि कुपोषण के बहुत सारे मामले हमारे राज्य में आते हैं। खासकर श्योपुर जिला तो हमारा बहुत ही बदनाम हुआ, बहुत सारी मौतें श्योपुर भारत जिला का में हुई। इथियोपिया कहा जाता है श्योपुर जिले को। श्योपुर जिला की है ये स्थिति है, यही शहरी आदिवासियों की गुना में स्थिति है, यही वहाँ पर राजगढ़ में यही स्थिति है, राजगढ़ ब्यावरा में। क्या हम पीडीएस सिस्टम को मजबूत बना के इस तरह से माफिया को नेस्तनाबूद करके बहुत गरीब जो लोग हैं, गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, जिनकी बेसिक आमदनी हम बात करें 24-25 रुपए रोज की आमदनी है, उन तक ये राशन हम ईमानदारी से पहुंचा पाए, तो क्या हम हमारे माथे पे कुपोषण का जो कलंक लगा है राज्य के माथे पे, ये हम दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पिछले 60-70 साल से इस देश में चल रहा है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन जो बना था कंट्रोल्ड, जो कंट्रोल की दुकानें आवंटित करना, उसी तरह से उसका बंटना, तो अगर ये प्रमाणित हो गया है कि इस सिस्टम में बहुत लूपहोल्स हैं, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, और जो हितग्राही है जिसको वाकई ज़रूरत है वहाँ तक अनाज नहीं पहुँच रहा है, तो अब इन सरकारों का कर्तव्य है और दायित्व है कि वो इस पूरे सिस्टम को ही अगर उसका एनालिसिस करे, उसका ठीक से आकलन करे और उसको ख़त्म करके एक नए सिस्टम को, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ताकि और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में, जैसे बेगा, सहरियाज आपने कहा, ये दो जनजातियां इस किस्म की हैं जहाँ पर माल न्यूट्रिशन लेवल सिर्फ बच्चों में नहीं है, बूढ़ों में है, बड़ों में है। और आपको याद होगा कि वहाँ पर जब कलेक्टर आकाश त्रिपाठी थे तो उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया था जहाँ पर उनको खाना दिया जाता था, क्योंकि वो सहरियाज इस किस्म के कुपोषित थे। जी तो वहाँ पे वो जो तमाम जो जिले हैं, जो 5 जिले खास तौर पर मध्य प्रदेश में है, उन पर ये पूरा फोकस करना चाहिए और ट्राइबल एरियाज में फोकस करना चाहिए, और तमाम निचली बस्तियां शहरों की जहाँ पर बहुत सख्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और एक नए सिस्टम को हमें इजाद करने की जरूरत है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि माफियाओं के खिलाफ इस तरह से अभियान चलता रहे। जो अभियान इस वक्त चल रहा है माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो दारू माफिया हो, जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, चाहे वो कमलनाथ सरकार ने शुरू किया हो, तब भी डिजाइनर न्यूज़ ने उसका समर्थन किया था, और आज जब शिवराज सरकार माफियाओं के खिलाफ कमर कसकर खड़ी है तब भी हम उसका समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि ये अभियान, जिस तरह से अनाज माफिया के खिलाफ जो अभियान की शुरुआत इंदौर में हुई है, ये पूरा अभियान मध्य प्रदेश में चलना चाहिए और मध्य प्रदेश की हर तहसील स्तर पर इस तरह की जांच होना चाहिए, अचानक छापे पड़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि राशन माफिया कितने राशन की हेराफेरी कर रहा है, कितने राशन में कंकड़ पत्थर मिला रहा है, कितने राशन हितग्राहियों तक नहीं पहुंचकर खुले बाजार में ऊंचे दामों पे बिक रहा है। ये देखना सरकार की ज़रूरत है, सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि जब तक सरकार के आँख नाक कान खुले नहीं रहेंगे तब तक गरीबों का हित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इंदौर की इस कार्रवाई का बेपनाह समर्थन करते हैं, बिंदास समर्थन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ इंदौर में कार्रवाई हुई है वो एक मॉडल बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए और पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ उसी तरीके से अभियान चलाया जाएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।